हाय एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस पेपर 4 सॉल्व करेंगे जो मैंने डॉक्टर रंजीत सिंह की टीजीटी की बुक से लिया है। सो फ्रेंड्स, जो सपने हम खुली आंखों से देखते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं बंद आंखों से देखे गए सपनों से, क्योंकि सोते हुए तो सपने देखते हैं वो नॉर्मल होते हैं, लेकिन जो खुली आंखों से देखे गए सपने हैं उसे पूरा करने में हम अपना दिन रात एक कर देते हैं। और जब उसका रिजल्ट हमारे सामने आता है या जब हमारे जो खुली आंखों से देखे गए सपने हैं वो पूरे होते हैं तो सच में इतना फ्रूटफुल होता है वो दिन कि ज़िंदगी बदल जाती है। सो आइए अपने सपनों की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ चलते हुए फिर से एक और प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, An alexandrine is the last line of the Ottawa rima, B. Spencerian stanza, C. Rhyme royal and D. Terza rima। सो अलेक्जेंड्राइन बतानी है हमें, लास्ट लाइन कौन से स्टैंजा की लास्ट लाइन होती है अलेक्जेंड्राइन। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, स्पेंसेरियन स्टैंजा। देन क्वेश्चन नंबर 2, द टर्जा रीमा इज अ स्टैंजा ऑफ 4 lines, 5 lines, 3 lines or 2 lines। So Tarja Rima is the stanza of 3 lines। Question number next, the Spenserian stanza has, स्पेंसेरियन स्टैंजा में बतानी है कितनी लाइंस होती हैं। सो 4 लाइंस, 6 लाइंस, 8 लाइंस और 9 लाइंस। सो द करेक्ट आंसर इज 9 लाइंस। डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, एन आयम्बिक पेंटामीटर लाइन कंटेन्स, आयम्बिक पेंटामीटर में कितनी लाइंस होती हैं ये हमें बतानी है। सो 5 फीट, 7 फीट, 9 फीट एंड 6 फीट। सो क्वेश्चन नंबर 4, द करेक्ट आंसर इज ए 5 फीट। और 5 फीट में कितने सिलेबल होते हैं? 10 सिलेबल होते हैं, क्योंकि 1 फीट में कितने होते हैं? 2 सिलेबल होते हैं, तो 5 फीट में हमारे 10 सिलेबल हुए। तो आयम्बिक पेंटामीटर हमारा 5 फीट का होता है। क्वेश्चन नंबर 5, द आयम्बिक पेंटामीटर implies which of the following? So 5 syllables in the pattern of unstress and stress, B 5 syllables in the patterns stress and unstress, C the pattern stress unstress repeated 5 times, and D the pattern unstress stress repeated 5 times। तो देखते हैं करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 5, द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, द पैटर्न अनस्ट्रेस स्ट्रेस रिपीटेड 5 टाइम्स। सो क्वेश्चन नंबर 6, let us go then you and I when the evening is spread out against the sky, so like a patient etherized upon a table, so the above lines have been written in। तो ये लाइन्स हमें बतानी है किस में लिखी गई हैं। सो ए अनराइम्ड वर्स, बी ब्लैंक वर्स, सी फ्री वर्स एंड डी आयम्बिक मीटर। सो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं करेक्ट आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज सी फ्री वर्स। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन्स। इसमें हमें फिगर ऑफ स्पीच बतानी है। सो फिगर ऑफ स्पीच का प्रैक्टिस सेट मैं अलग से भी सॉल्व करा चुकी हूँ, नहीं देखा है तो उसको भी आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। सो लाइफ इज अ ड्रीम, सो ए ऑक्सीमोरन, बी मेटाफर, सी एपोस्ट्रोफे एंड डी ओनोमेटोपोइया। सो क्वेश्चन नंबर 7, द करेक्ट आंसर इज बी। तो मेटाफर हमारा क्या होता है? जब हम दो चीज़ों में कंपैरिजन करते हैं लाइक एज और सो यूज करके तो हमारा सिमिली होता है, लेकिन जब हम लाइक एज सो ये वर्ड यूज ना करके उसमें आपस में कंपैरिजन ना करके सीधे एक ही चीज़ को दूसरी चीज़ मान लेते हैं, जैसे लाइफ इज अ ड्रीम, तो लाइफ ड्रीम के जैसी नहीं है बल्कि लाइफ ड्रीम ही है, तो ये हमारा मेटाफर है। क्वेश्चन नंबर 8, द मोर हेस्ट द लेस स्पीड, सो ए एपिग्राम, बी मेटाफर, सी एपोस्ट्रोफे एंड डी ओनोमेटोपोइया। सो क्वेश्चन नंबर 8, द करेक्ट आंसर इज ए एपिग्राम। क्वेश्चन नंबर 9,
here under leave of Brutus, and the rest for Brutus is an honourable man. So are they all honourable men. Come I to speak in Caesar's funeral. He was my friend, faithful and just to me, but Brutus says he was ambitious, and Brutus is an honourable man. तो ये जो लाइंस ली गई हैं ये कहाँ से ली गई हैं? ये जूलियस सीजर से ली गई हैं जो शेक्सपियर ने लिखा है। और ये कौन से एक्ट की लाइन है? आई थिंक ये 3.2 एक्ट की लाइन है। इसमें एक्ट 2 एक्ट 3 सीन 2। तो इसमें हमें क्या बताना है? फिगर ऑफ स्पीच बताना है। तो एपिग्राम, मेटाफर, आयरनी एंड ओनोमेटोपोइया। तो क्वेश्चन नंबर 9, द करेक्ट आंसर इज सी, आयरनी। और आयरनी क्यों है? क्योंकि उसने बोला है ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। अब ब्रूटस वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग गुड, सो कुछ भी सही नहीं वो कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी एंटोनी ने बोला है उसको कि ही इज एन ऑनरेबल मैन। तो यहाँ पे आयरनी है, जहाँ हम अपनी मुंह से कुछ और बोलते हैं लेकिन उसका सेंस कुछ और होता है, दैट इज आयरनी। क्वेश्चन नंबर 10, who is here so vile that will not love his country? So epigram, rhetoric question, irony and onomatopoeia. So question number 10 देख लेते हैं सही आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज बी, रिटोरिकल क्वेश्चन। जहाँ पे हम कोई क्वेश्चन बोलते हैं कि सिर्फ क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, उसके हमें आंसर खुद को मालूम होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेटोरिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आर। सो इसमें फिगर ऑफ स्पीच बताना है। ए एपिग्राम, बी मेटाफर, सी एपोस्ट्रोफे एंड डी ओनोमेटोपोइया। सो क्वेश्चन नंबर 11, द करेक्ट आंसर इज सी, एपोस्ट्रोफी। जहाँ हम किसी डेड पर्सन, एब्सेंट पर्सन या किसी नॉन लिविंग थिंग को एड्रेस करते हैं, वहाँ हमारा एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच होता है। सो सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, द सोल्जर फाइट्स फॉर ग्लोरी एंड अ सीलिंग अ डी। इसमें देखते हैं क्या फिगर ऑफ स्पीच है। सो ए एंटी क्लाइमेक्स, बी मेटाफर, सी एपोस्ट्रोफे एंड डी ओनोमेटोपोइया। सो क्वेश्चन नंबर 12, द करेक्ट आंसर इज ए एंटी क्लाइमेक्स। देखिए क्लाइमैक्स होता है लैडर की तरह, जहाँ हम असेंडिंग ऑर्डर में इवेंट्स को ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पे डिसेंडिंग वे में जहाँ हम इवेंट्स को डालते हैं उसको एंटी क्लाइमैक्स बोलते हैं। जैसे द सोल्जर फाइट्स फॉर ग्लोरी एंड अ सीलिंग अ डे। तो ग्लोरी के सामने सीलिंग अ डे बिल्कुल छोटा सा पड़ गया है। अगर यहाँ पहले सीलिंग अ डे आता, जब फाइट्स फॉर ग्लोरी आता, तो हमारा क्लाइमैक्स होता, लेकिन ये ग्लोरी पहले दिया है और बाद में दिया है सीलिंग अ डे, तो हमारा यहाँ एंटी क्लाइमैक्स है। क्वेश्चन नंबर 13, इन मिल्टन देयर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ एफर्ट, इन शेक्सपियर स्कार्सली एनी। सो दिस रिमार्क हैज बीन मेड बाय। सो किसने ये रिमार्क दिया है? तो ए थॉमस हार्डी, बी निजिम इजेकिल, सी विलियम हैजलिट एंड डी मैथ्यू अर्नोल्ड। सो द करेक्ट आंसर इज डी, मैथ्यू अर्नोल्ड। Question number 14, reflect Romeo and Juliet and state the meaning of my life is my forged debt। अब हमें बताना है ये जो लाइन दी गई है रोमियो एंड जूलियट से, तो इसका मीनिंग क्या है। सो दैट he had to marry someone from whose father he had taken a loan, b that someone was trying to kill him, c that he loved Juliet who was the daughter of the enemy of his family, एंड डी नन ऑफ द अबव। सो देखते हैं सही आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 14, द करेक्ट आंसर इज सी, दैट ही लव्ड जूलियट हु वाज द डॉटर ऑफ द एनिमी ऑफ हिज फैमिली। सो ये लाइन जो रोमियो ने बोली थी, क्योंकि उसके जो परिवार की दुश्मन फैमिली थी, उसकी ही बेटी जूलियट से वो प्यार करने लगा था। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑथर्ड बाय विलियम शेक्सपियर। इनमें से शेक्सपियर ने क्या नहीं लिखा है ये हमें बताना है। सो ए हैमलेट, बी टेम्पेस्ट, सी जूलियस सीजर एंड डी डॉक्टर जैकेल एंड मिस्टर हाइडी। सो इसमें देखते हैं द करेक्ट आंसर इज डी, डॉक्टर जैकेल एंड मिस्टर हेडी।
देन क्वेश्चन नंबर 16, हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड राइटिंग फर्स्ट, इन सब में से किसने सबसे पहले लिखना स्टार्ट किया था, ये हमें यहाँ बताना है। सो विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड पीजी वुडहाउस। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए, विलियम शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 17, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ ब्रिटिश सिटीजन, तो इनमें से ब्रिटिश सिटीजन कौन नहीं है। सो जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड कैथरीन फ्रैंक। तो इनका तो हमें अच्छे से पता है, ये तीनों ही ब्रिटिश हैं। सो द करेक्ट आंसर इज डी, कैथरीन फ्रैंक। क्वेश्चन नंबर 18, इन विच पोम हैज वर्ड्सवर्थ डेस्क्राइब्ड डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर, कौन सी अपनी पोम में वर्ड्सवर्थ ने डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर को डिस्क्राइब किया है। सो डैफोडिल्स, बी लाइन्स रिटन अबव टिंटन एबे, सी एन इवनिंग वॉक एंड डी द एक्सकर्सन। सो क्वेश्चन नंबर 18, द करेक्ट आंसर इज बी, लाइन्स रिटन अबव टिंटन एबे। और टिंटन एबे में जो उनकी फर्स्ट विजिट हुई थी 1793 में हुई थी, सेकेंड विजिट 5 ईयर्स लेटर 1798 में हुई थी, और तब इन्होंने ये जो वर्क है इनका पब्लिश हुआ था लिरिकल बैलेट्स में, टिंटन एबे। लिरिकल बैलेट्स का सबसे लास्ट वाली पोम है ये। देन क्वेश्चन नंबर 19, हु अमंग दीज इज द इंटरप्रेटर ऑफ नेचर इन मैनी मूड्स, तो इनमें से किसको माना जाता है इंटरप्रेटर ऑफ नेचर इन मैनी मूड्स। सो विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर, विलियम बटलर यर्स और विलियम पिट। सो क्वेश्चन नंबर 19 वेरी इजी क्वेश्चन। सो ए, विलियम वर्ड्सवर्थ। सो नेचर के बहुत करीब थे ये, इन्होंने मोस्टली जो लिखा है वो नेचर के ऊपर ही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 20, इन 3 years सी ग्रू द लिटिल गर्ल विल बी स्पोर्टिव एज, तो इन 3 years सी ग्रू उनकी जो पोम है, उन्होंने 5 लूसी पोम्स लिखी हुई हैं, उनमें से ही एक पोम है ये 3 years सी ग्रू। उसमें उन्होंने बोला है द लिटिल गर्ल विल बी स्पोर्टिव एज, लिटिल गर्ल किसकी तरह स्पोर्टिव होगी, एज अ लॉन, द फोन, स्टार्स और रिवोलेट्स। सो क्वेश्चन नंबर 20, द करेक्ट आंसर विल बी बी, द फोन। क्वेश्चन नंबर 21, हु कंसिडर्ड वर्ड्सवर्थ एज अ हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, किसने वर्ड्सवर्थ को हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर बोला है। ए डी क्विंसी, बी कोलरिज, सी सैली एंड डी मैथ्यू अर्नोल्ड। सो क्वेश्चन नंबर 21, द करेक्ट आंसर इज डी क्विंसी, ए इज करेक्ट ऑप्शन, डी क्विंसी। Question number 22, he that has light within his own clear breast may sit in the center and enjoy bright days. The above lines are taken from, तो ये जो लाइंस दी गई हैं यहाँ हमें बताना है कौन से वर्क से ली गई हैं ये। सो एरोपैजेटिका, लिसिडस, टू द लॉर्ड क्रोमवेल, जनरल क्रोमवेल एंड डी कॉमर्स। सो द करेक्ट आंसर इज डी कॉमर्स। Question number 23, fame is the spur that the clear spirit doth rage to scorn delights and live laborious days. So fame is no plant that grows on mortal soil. The above lines are taken from, अब हमें बतानी है जो लाइंस दी हुई हैं ये कहाँ से ली गई हैं। सो ए एरोपैजेटिका, बी लिसिडस, सी टू द लॉर्ड क्रोमवेल and D commerce. So question number 24, the correct answer will be A, एरोपैजेटिका। नहीं सॉरी, इसमें फेम इज द स्पर दैट द क्लियर स्पिरिट डज रेज टू स्कॉन डिलाइट, ये जो लाइंस ली गई हैं ये ली गई हैं क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी लिसिडस से। Then question number 24, my rising is thy fall, so this line is from, अब ये जो लाइन दी गई है ये बतानी है कौन से वर्क से ली गई है, मिल्टन जी का लिखा हुआ वर्क है ये। सो ए पैराडाइज रिगेन्ड, बी लिसिडस, सी टू द लॉर्ड जनरल क्रोमवेल एंड डी कॉमर्स। सो क्वेश्चन नंबर 24, द करेक्ट आंसर इज ए पैराडाइज रिगेन्ड। और ये कब आया था, 1671 में पब्लिश हुआ है ये सैमसन एगोनिस्ट के साथ।
Question number 25. Law is what? It is a majestic edifice sheltering all of us. Who says this in justice? तो जस्टिस में ये वाली लाइन किसने बोली है ये हमें बताना है. So A. Judge, B. Solicitor, C. William Falder and D. Swedel. So the correct answer A. The judge. जज ने बोली है ये लाइन. Question number 26. The title of the play Justice is satirical, vague, inappropriate or ironical. So question number 26. The correct answer is D. Ironical. जहाँ पे हम जब बोलते कुछ है लेकिन उसका मीनिंग कुछ हो जाता है वहाँ पे आयरनी होती है. और जस्टिस प्ले में कहीं भी जस्टिस नहीं दिखाया गया फिर भी उस वर्क का नाम जस्टिस रखा गया है इसलिए इसका जो टाइटल है आयरनिकल है. क्वेश्चन नंबर 27. जस्टिस सोज द प्रॉब्लम ऑफ. तो जस्टिस ने कौन सी प्रॉब्लम को शो किया है? ब्रिटिश सोसाइटी, इंग्लिश लीगल सिस्टम, सी स्कॉटिश सोसाइटी एंड डी अमेरिकन लीगल सिस्टम. सो क्वेश्चन नंबर 27 द करेक्ट आंसर इज बी इंग्लिश लीगल सिस्टम. Question number 28. Which sonnet of Gray Wordsworth examined in preface to the Lyrical Ballads 1802 edition? So A. On the death of Mr. Richard East, B. On the death of Mr. Richard West, C. On the death of Mr. Richard North and D. On the death of Mr. Richard South in 1742. So question number 28. The correct answer will be B. On the death of Mr. Richard West, 1742. Question number 29. The lyrical ballads were better appreciated in America than in England. So जो lyrical ballads था उसको अमेरिका में भी appreciate किया गया था. So the first edition published in America in year. तो जो इसका फर्स्ट एडिशन था अमेरिका में कब पब्लिश हुआ था ये हमें यहाँ बताना है. सो ए 1798, बी 1805, सी 1843 एंड डी 1802. सो क्वेश्चन नंबर 29 द करेक्ट आंसर इज डी 1802. क्वेश्चन नंबर 30. वर्ड्सवर्थ पब्लिश्ड डेस्क्रिप्टिव स्केचेस एंड इवनिंग वॉक. सो वर्ड्सवर्थ ने कब पब्लिश किया था डेस्क्रिप्टिव स्केचेस और इवनिंग वॉक को? So A 29 January 1793, B February 1793, C February 1794 and D February 1795. So question number 30. The correct answer will be A 29th January 1793. Next question number 31. The term dystopia. सो डिस्टोपिया हमें बताना है इम्प्लाइज प्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड, अनप्लीजेंट रियल वर्ल्ड, प्लीजेंट रियल वर्ल्ड और अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड. सो क्वेश्चन नंबर 31 द करेक्ट आंसर इज डी अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड. और इसका जो अपोजिट होता है वो क्या होता है? यूटोपिया. ये थॉमस मोर ने लिखी थी और इसका जो सेंस होता है वो है प्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड. और जो डिस्टोपिया होता है इसका मीनिंग होता है अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड. क्वेश्चन नंबर 32. व्हाट इज द थीम ऑफ प्रोलेटेरियन नोवेल? एरिस्टोक्रेटिक क्लास, बी वॉरियर्स, सी मिडिल क्लास एंड डी वर्किंग क्लास. सो क्वेश्चन नंबर 32 द करेक्ट आंसर इज D working class. Question number 33. A character which remains almost unchanged throughout the story is called. जो किसी भी प्ले में किसी भी वर्क में जो अनचेंज कैरेक्टर रहते हैं जो मतलब जिनका जो कैरेक्टर है हमेशा सेम बना रहता है उनका कोई डेवलपमेंट नहीं होता. सो ए राउंड कैरेक्टर, बी ड्रामेटिक कैरेक्टर, सी कैरिकेचर एंड डी फ्लैट कैरेक्टर. So question number 33 the correct answer is D flat character. Question number 34. What is closet drama? So closet drama क्या होता है ये बताना है हमें.
ड्रामा टू बी एक्टेड इन ओपन, ड्रामा टू बी रीड, ड्रामा टू बी एक्टेड इंडोर, ड्रामा टू बी परफॉर्म्ड इन स्ट्रीट्स। सो द करेक्ट आंसर इज ड्रामा टू बी रेड। सो ये सिर्फ पढ़ने के लिए बनाया जाता है। ये जो ड्रामा होता है ये परफॉर्म करने के लिए नहीं होता थिएटर में। तो ऐसा क्लोसेट ड्रामा कौन सा याद आता है हमें? मिल्टन का सैमसन एगोनिस्टिस इन 1671। क्वेश्चन नंबर 35, द करेक्ट टर्म फॉर अ पर्सन ऑफ अ मटेरियल आउटलुक एंड इंडिफरेंट टू कल्चर एज। सो फिलिस्टाइन, बारबरस, सी नोमैड एंड डी अनार्किस्ट। सो 35 द करेक्ट आंसर इज ए फिलिस्टाइन। सो क्वेश्चन नंबर 36, ऑटोबायोग्राफी मीन्स। ऑटोबायोग्राफी बताना है क्या होता है। सो द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय समवन एल्स, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, सी द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन एज रिफ्लेक्टेड इन हिज राइटिंग्स, एंड डी द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन क्रिएटेड इन पेंटिंग बाय हिमसेल्फ। सो द करेक्ट आंसर इज बी हेयर, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। यदि कोई अपनी लाइफ हिस्ट्री को खुद ही लिखता है तो वो उसकी ऑटोबायोग्राफी होती है। और अगर कोई लाइफ हिस्ट्री को कोई दूसरा पर्सन लिखता है किसी ऑथर की तो उसको बायोग्राफी बोलते हैं। सो यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, अब हमें फिर से यहाँ फिगर ऑफ स्पीच बतानी है। सो द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। सो मेटाफर, सिमली, हाइपरबल और नन ऑफ दीज। सो क्वेश्चन नंबर 37 द करेक्ट आंसर इज ए मेटाफर, क्योंकि शिप को डेजर्ट जैसा बताया नहीं गया है बल्कि शिप को कैमल को यहाँ पे क्या बता दिया है? शिप ऑफ डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज। तो जब किसी चीज़ की हम कंपेयर आपस में ना करके एक चीज़ को दूसरी ही चीज़ ही मान लेते हैं तो वो हमारी मेटाफर होती है। तो इन्होंने कैमल को शिप ऑफ डेजर्ट मान लिया है, तो ये मेटाफर हमारा करेक्ट आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर 37 द करेक्ट आंसर इज ए। सो क्वेश्चन नंबर 38, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड, इट ड्रॉप एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। तो ये हमें बताना है। पहले तो आपको याद आ रहा होगा ये वाली लाइंस कहाँ से ली गई हैं। शेक्सपियर का फेमस प्ले है ये, तो कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा है। सो इसमें हमें क्या बताना है? फिगर ऑफ स्पीच बतानी है। सो ए मेटाफर, बी हाइपरबोल, सी साइनिडोकी एंड डी सिमली। सो क्वेश्चन नंबर 38 द करेक्ट आंसर इज डी सिमली। एज द जेंटल रेन आया यहाँ पे। सो जो क्वालिटी ऑफ मर्सी है उसको किससे कंपेयर किया गया है? जेंटल रेन से, तो ये हमारा सिमली आ गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 39, लाइक अ पेशेंट इथेराइज्ड अपॉन अ टेबल। आई थिंक पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन। सो ए मेटाफर, बी क्लाइमेक्स, सी सिमली एंड डी पर्सोनिफिकेशन। सो 39 द करेक्ट आंसर इज सी सिमली। क्वेश्चन नंबर 40, द कॉमेडी ऑफ एरर्स विलियम शेक्सपियर्स शॉर्टेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट फार्सिकल कॉमेडीज इज बेस्ड ऑन। तो हमें बताना है जो इनकी कॉमेडी ऑफ एरर है इस पे ये किस पे बेस है या इसका सोर्स क्या है। सो ए मैनेकमी बाय प्लूटस, बी लाइव्स बाय प्लूटार्क, सी पेंडोस्टो बाय रॉबर्ट ग्रीन एंड डी द ज्यू ऑफ माल्टा बाय मार्लो। सो क्वेश्चन नंबर 40 द करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 41, विच वन इज द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब हमें इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है। सो वेरी इजी क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे इसको? जो शेक्सपियर की मेजर ट्रेजेडीज है उसका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है दैट इज HOKM होकम। सो H फॉर हैमलेट। सो इसमें तो हैमलेट नहीं है, इसको हटाओ, इन तीन में देखते हैं। होकम H, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड M फॉर मैकबेथ। सो A इज करेक्ट आंसर हेयर। क्वेश्चन नंबर 42, शेक्सपियर्स ट्रेजिक प्ले हैमलेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। सो शेक्सपियर का जो ट्रेजिक प्ले है हैमलेट वो किससे इन्फ्लुएंस है? सो द स्पेनिश ट्रेजेडी बाय किड,
B. Dr. Faustus by Marlowe. C. The Canterbury Tales by Chaucer. And D. Utopia by Thomas More. So the correct answer will be A. The Spanish Tragedy by Kyd. Question number 43. Which verse is mostly used by Shakespeare in his plays? तो शेक्सपियर के प्लेज में कौन सा इसमें वर्स मोस्टली यूज किया जाता है? तो ए फ्री वर्स, बी ब्लैंक वर्स, सी हीरोइक कपलेट एंड डी वर्स लिब्रे. सो 43 द करेक्ट आंसर विल बी बी ब्लैंक वर्स. तो शेक्सपियर ने सबसे ज़्यादा अपने वर्क में ब्लैंक वर्स को यूज किया है. सो वर्स लिब्रे को फ्री वर्स भी बोलते हैं. यहाँ पे ये जो वर्स लिब्रे है इसका सेकंड नेम क्या है? फ्री वर्स भी बोलते हैं इसको, और ये फ्रेंच से लिया गया है. क्वेश्चन नंबर 44. शेक्सपियर सोनेट आर इन द फॉर्म. शेक्सपियर के जो सोनेट है वो कौन सी फॉर्म में है? सो 3 क्वार्टरन एंड राइमिंग कपलेट, बी 1 ऑक्टेव एंड सेस्टेट, सी 7 हीरोइक कपलेट्स एंड डी 3 क्वार्टरन फॉलोड बाय अनराइम्ड कपलेट. सो ये मत सोचिएगा कोई क्वेश्चन आसान है या कोई क्वेश्चन टफ है, क्योंकि कितनी बार एग्जाम में इजी क्वेश्चन भी हम गलत कराते हैं. इसलिए हमें जो इजी क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहना चाहिए, और जो टफ क्वेश्चन है उसको हमें धीरे धीरे लर्न करना चाहिए. सो देख लेते हैं इसका सही आंसर. शेक्सपियर सोनेट की जो फॉर्म होती है दैट इज 3 क्वार्टरन एंड अ राइमिंग कपलेट. सो 44 द करेक्ट आंसर इज ए. और इसकी जो राइमिंग स्कीम होती है दैट इज ए बी ए बी, सी डी सी डी, ई एफ जी जी. तो यहाँ देखिए 3 क्वार्टरन यहाँ पे यूज हुए हैं और एक कपलेट यूज हुआ है. सो शेक्सपियर का जो बर्थ था वो भी देख लेते हैं. 1564 में बर्थ हुआ था इनका, और जो इनकी डेथ हुई थी वो हुई थी 1616 में. इसी तरह एक क्वेश्चन में से हमें कहीं कहीं आंसर निकालते चलना है. देन क्वेश्चन नंबर 45. इन विच लैंग्वेज वॉज द सोलिटरी गर्ल सिंगिंग. सो जो सोलिटरी गर्ल है इन द पोम सोलिटरी रीपर बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, तो उसमें बताना है जो सोलिटरी गर्ल है वो कौन सी लैंग्वेज में गाना गा रही थी. सो ए एर्स या गैलिक लैंग्वेज, बी इंग्लिश, सी फ्रेंच एंड डी ग्रीक. सो द करेक्ट आंसर इज ए एर्स और गैलिक लैंग्वेज. क्वेश्चन नंबर 46. इन विच पोम ब्राउनिंग राइट्स अबाउट वर्ड्सवर्थ. सो कौन सी पोम में जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है उसने लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में. जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर अ रिबन टू स्टिक इन हिज कोट. सो द लोस्ट लीडर, बी पोर्फिरियाज लवर, सी प्रोस्पाइस एंड डी इन हिज क्रिटिकल एसे. So the correct answer is A, the lost leader. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47. The following lines appear in She is in her grave and oh the difference to me. तो ये जो वर्ड्सवर्थ की पोम है ये बताना है कौन सी पोम से ये लाइन ली गई हैं. सो ए She dwelt among the untrodden wage, B solitary reaper, C the kitten at play एंड डी नन ऑफ दीज. सो सही आंसर इसका देख लेते हैं. द करेक्ट आंसर इज ए सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रूडन वेज. ये विलियम वर्ड्सवर्थ की 5 लूसी पोएम में से एक है. क्वेश्चन नंबर 48. द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम फेम इज द स्पर दैट द क्लियर स्पिरिट डोथ रेज टू स्कॉन डिलाइट्स एंड लिव लेबोरियस डेज. तो ये लाइंस बतानी है कौन सी पोम से ली गई हैं. सो पैराडाइज लोस्ट, लिसिडस, कोमस एंड सैमसन एगोनिस्टिस. सो 48 क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर विल बी बी लिसिडस. और लिसिडस 1637 में पब्लिश हुई थी. नहीं 1637 में ये लिखी गई थी और 1638 में इसको पब्लिश कराया गया था.
Then question number 49. In his sonnet, "Methought I saw my late espoused Saint," Milton celebrates his फर्स्ट वाइफ, सेकंड वाइफ, थर्ड वाइफ एंड हिज गर्लफ्रेंड। तो ये जो लाइंस यहाँ पे दी गई हैं इसमें बताया है विलियम, ये जो जॉन मिल्टन है, इन्होंने किसको एड्रेस किया है इन लाइंस में। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज बी, सेकंड वाइफ। तो उनकी सेकंड वाइफ कौन थी? फर्स्ट वाइफ थी उनकी मैरी पोवेल, जिनसे उनकी जो शादी हुई थी वो हुई थी 1652 में। उसके बाद उनकी जो सेकंड वाइफ थी वो थी कैथरीन वुडकॉक, और इनसे इनकी जो शादी हुई थी ये हुई थी 1656 में। और थर्ड वाइफ इनकी थी एलिजाबेथ, जिनसे इनकी शादी हुई थी 1663 में। तो अब देखते हैं ये जो उन्होंने अपनी सेकंड वाइफ को एड्रेस किया था इन लाइंस के थ्रू, और उनकी सेकंड वाइफ का नाम क्या था? कैथरीन वुडकॉक। देन 50 क्वेश्चन, विच इज गाल्सवर्दीज फर्स्ट प्ले? गाल्सवर्दी का फर्स्ट प्ले कौन सा है? ए लॉयल्टीज, बी जस्टिस, सी द सिल्वर बॉक्स एंड डी जोसलिन। तो हमें बताना है कौन सा है इसमें गाल्सवर्दी का फर्स्ट प्ले, दैट इज द सिल्वर बॉक्स। आई थिंक 1906 में आया था ये प्ले। देन क्वेश्चन नंबर 51, इन विच ईयर वॉज गाल्सवर्दी अवॉर्डेड नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर? तो इनमें से बताना है कौन से ईयर में उनको नोबल प्राइज मिला था। ए 1933, बी 1932, सी 1930 एंड डी 1929। सो क्वेश्चन नंबर 51 द करेक्ट आंसर इज बी 1932। और ये इनको जो नोबल प्राइज मिला था ये मिला था इनको इनके फेमस वर्क फोरसाइट सागा के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 52 द फिगर ऑफ स्पीच ही इज टू फॉन्ड ऑफ रेड टेप। सो हमें बताना है इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। तो रेड टेप यहाँ पे देखिए कौन सी फिगर ऑफ स्पीच इसमें होगी, सिमली, मिटोनमी, ऑक्जीमोरन एंड पर्सोनिफिकेशन। सो 52 द करेक्ट आंसर इज बी मिटोनमी। मिटोनमी होता है जब हम किसी एक बात को कहने के लिए कोई दूसरा नाम यूज करते हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके लिए हम कोई दूसरा नाम यूज करते हैं तो वो मिटोनमी होता है। क्वेश्चन नंबर 53 द फिगर ऑफ स्पीच इन प्लक फ्रॉम द मेमोरी अ रूटेड सोरो। तो इसमें बताना है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पे। ए सिमली, बी मेटाफर, सी पर्सोनिफिकेशन एंड डी हाइपरबल। सो 53 द करेक्ट आंसर इज डी हाइपरबल। 54 द फिगर ऑफ स्पीच इन द होली टाइम इज क्वाइट एज अ नन। इसमें देखते हैं कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। सो ए मेटाफर, बी हाइपरबल, सी पर्सोनिफिकेशन एंड डी सिमली। सो क्वेश्चन नंबर 54 द करेक्ट आंसर इज डी सिमली, क्योंकि यहाँ एज आ गया है, होली टाइम को इन्होंने नन के साथ कंपेयर किया है, और एज हमने सिमली में ही वर्ड यूज होते हैं एज, लाइक एंड सो। इनमें से कोई भी वर्ड आ रहा है और कंपैरिजन हुआ है तो सिमली होता है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 55 myth comes from Greek mythos, so signifying imagination, children stories, a story, plot, true or invented, and D characters from the past। तो बताना है मिथ में क्या होता है। सो क्वेश्चन नंबर 55 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, a story, plot, true or invented। देन क्वेश्चन नंबर 56 डिनोमेंट इज रिलेटेड टू। अब हमें बताना है डिनोमेंट किससे रिलेटेड है। ए एन एसे, बी अ प्ले, सी अ लिरिक एंड डी एन एलिजी। सो क्वेश्चन नंबर 56 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, अ प्ले। क्वेश्चन नंबर 57 एन एग्लोग इज अ लॉन्ग पोम, अ शॉर्ट पोम, सी अ पास्टोरल एंड डी अ शॉर्ट डायलॉग।
So question number 57, the correct answer is C, a pastoral. Question number 58, a sudden and ridiculous descent from the exalted to the commonplace and ordinary, especially when a writer is striving for the noble or pathetic achieves the ludicrous, is best expressed by the term. So the comic relief, bathos, melodrama or paradox. So question number 58, the correct option is B, bathos. 59, catharsis. Catharsis हमें बताना है क्या है. Is related to tragedy, is related to comedy, is related to sonneting, and is related to farce. So catharsis is related to tragedy. सो कैथारसिस होता क्या है, जो परगेशन ऑफ इमोशंस होते हैं, हमारी जो इनर मोस्ट फीलिंग्स होती हैं, उसका जो आउटकम होता है, जो वो निकल के बाहर आती हैं, उसको कैथारसिस बोलते हैं, और ये ट्रेजिडी में होता है. क्वेश्चन नंबर 60, द सी दैट बेयर्स हर बोसम टू द मून, द फिगर ऑफ स्पीच इज सिमली, मेटाफर, personification and oxymoron. So question number 60, the correct answer is C, personification. यहाँ पे सी को पर्सोनिफाई किया गया है, वो ऐसे वर्क कर रहा है जैसे कि कोई ह्यूमन बीइंग. यहाँ पे हर बोसम आया है, हर हमारा ह्यूमन बीइंग के लिए यूज होता है, सी के लिए यूज होता है. ओके, तो सी यहाँ पे ह्यूमन बीइंग की तरह जो फंक्शन कर रहा है, इसलिए ये कौन सा है, पर्सोनिफिकेशन है. और ये वर्ड्सवर्थ की एक पोम है, उसमें से ये ली गई लाइन है. तो जल्दी से बिना कहीं चीटिंग किए बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में ये लाइन वर्ड्सवर्थ के कौन से वर्क से ली गई हैं. क्वेश्चन नंबर 61, और ये जो बीच बीच में मैं आपसे पूछती हूँ कमेंट बॉक्स में आंसर करने के लिए, ये सिर्फ इसलिए है कि माइंड हमारा एक्टिव रहे और हम अचानक से देखकर हमें याद आ जाता है या नहीं आ जाता कि कौन सा वर्क कहाँ से लिया गया है. सो 61, the figure of speech in which we ascribe intelligence and personality to inanimate thing is known as metaphor, personification, oxymoron or none of these. So ये जो फिगर ऑफ स्पीच है, ये हमें यहाँ बतानी है, जो क्या करती है, इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी को किस में डिस्क्राइब करती है, ये करती है इनएनिमेट थिंग. इनएनिमेट मीन्स नॉन लिविंग थिंग में. सो जो नॉन लिविंग थिंग हमारा ह्यूमन बीइंग या लिविंग थिंग की तरह जो फंक्शन करता है, उसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है. सो क्वेश्चन नंबर 61, द करेक्ट आंसर इज बी, पर्सोनिफिकेशन. Personification is the correct answer. Question number 62, which figure of speech has been used in the following lines? O world, O life, O time, O Julius Caesar, thou art mighty yet. तो ये जो लाइंस ली गई हैं जूलियस सीजर से ली गई हैं शेक्सपियर के, और इसमें हमें फिगर ऑफ स्पीच बताना है. सो ए ऑक्सीमोरन, बी रिटोरिक, C apostrophe and D personification. So 62, the correct answer is C apostrophe. Question number 63, what figure of speech has been used in the following lines? Even thus last night and now might more I lay and could win thee sleep by and stealth. So A hyperbole, B onomatopoeia, C apostrophe and D oxymoron. So question number 63, the correct answer is C apostrophe. और apostrophe में ज़्यादातर हम कौन सा साइन यूज करते हैं, ये वाला साइन. ज़रूरी नहीं है लेकिन मोस्टली ये वाला साइन आता ही आता है. अब यहाँ देखिए ये वाला साइन आ भी रहा है. क्वेश्चन नंबर 64, द अर्ली प्लेज ऑफ शेक्सपियर वर रिटन बिटवीन. जो शेक्सपियर के अर्ली प्लेज थे वो बताने हैं कब से कब तक लिखे गए थे. 1597 to 1625, 1598 to 1614, 1589 to 1595 and 1600 to 1607.
So question number 64, the correct answer is C, 1589 to 1595. 65 question is, it is said that Shakespeare based his Julius Caesar on certain incidents of his era. So उनका जो जूलियस सीजर था वो उन्हीं के एरा की कोई सर्टेन इंसिडेंट था, तो वो हमें बताना है किस पे बेस था ये. The rebellion of the Duke of Essex, the supremacy of land and sea, C. Formation of trade relation with the East, and D. Execution of Sir Walter Raleigh. So 65, the correct answer is A. Rebellion of the Duke of Essex. Question number 66, in which country is the story of Othello set? सो ओथेलो जो उनकी स्टोरी है, ट्रेजिडी है, ये कौन सी कंट्री में सेट है ये बताना है. सो डेनमार्क, वेनिस, ग्रीस एंड इंग्लैंड. सो द करेक्ट आंसर इज बी, वेनिस, क्योंकि इसका नाम ही है ओथेलो द मूर ऑफ वेनिस. क्वेश्चन नंबर 67, फ्रॉम विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज द फॉलोइंग लाइन टेकन? लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी. ये जो लाइन है ये कौन से उनके प्ले से ली गई है? ए. हैमलेट, बी. टेम्पेस्ट, सी. मैकबेथ एंड डी. रोमियो एंड जूलियट. सो द करेक्ट आंसर इज सी, मैकबेथ. सबसे लास्ट में जब उनकी वाइफ की डेथ की उनको खबर मिलती है मैकबेथ को, और उनको पता लगता है जो विचेस की जो प्रोफेसी थी वो सारी रॉन्ग हो गई हैं, तो बाद में ये एक्ट 5 में, सीन 5 में ये वाली लाइन मैकबेथ बोलता है, लाइफ इज टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी. देन डायरेक्शंस, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट ऑप्शन. देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है. आवर स्कूल लाइब्रेरी बोस्ट ऑफ मैनी डैश एडिशंस ऑफ द डैश क्लासिकल राइटर्स. सो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन आएगा. सो मैनी स्कूल लाइब्रेरीज बोस्ट ऑफ मैनी ओल्ड एडिशंस और ऑफ द एंशियंट क्लासिकल राइटर्स, या फिर एंशियंट एडिशन, एंशियंट क्लासिकल राइटर्स, सी. एंशियंट एडिशंस और न्यू क्लासिकल राइटर्स, और डी. ओल्ड एडिशंस एंड ओल्ड क्लासिकल राइटर्स. सो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट आएगा. सो 68, द करेक्ट ऑप्शन इज ए. आवर स्कूल लाइब्रेरी बोस्ट ऑफ मैनी ओल्ड एडिशंस ऑफ द एंशियंट क्लासिकल राइटर्स. Then 69, before the Aryans dashed to India, Dravidians had lived there. So ये जो ड्राविडियंस थे वो पहले यहाँ रहते थे. तो बिफोर द आर्यंस डैश टू इंडिया, आर्यंस के इंडिया में आने से पहले ये जो ड्राविडियन थे ये यहाँ पर रहते थे. तो अब हमें बताना है इसमें कौन सा वर्ड सही है. सो कमिंग, कम, came or did come. So 69, the correct answer will be C, came. यहाँ देखिए पास्ट परफेक्ट यूज हुआ है इस वाले टेंस में, और इसमें पास्ट परफेक्ट के साथ हम दूसरे सेंटेंस में क्या लेते हैं, पास्ट इंडेफिनिट लेते हैं. तो came will come here. 70 question, please refer to the subject dash above. So cited above, cited, cited, cited. सो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट यहाँ पे फिल होगा. सो सी इज करेक्ट आंसर. प्लीज रेफर टू द सब्जेक्ट साइटेड अबव. सो क्वेश्चन नंबर 71, द रोड टू हेल इज डैश विद गुड इंटेंशंस. सो डेकोरेटेड, एनग्रेव्ड, पेव्ड एंड क्राउडेड. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, पेव्ड. Question number 72, laws grind the dash and the rich man rule the law. So criminals, poor, innocents and destitute. What is the correct answer here? So the correct answer is B. इसमें मोस्टली हम ऑपोजिट वर्ड्स फिल करते हैं, जैसे यहाँ पे रिच आया है तो इधर पुअर आएगा. देन क्वेश्चन नंबर 73, they dash dinner when I entered the room. So was having, were having, had,
or had. So 73, the correct option will be B. They were having dinner when I entered the room. Question number 74. I was playing while you slept, were sleeping, had slept और will sleep. सो विल स्लीप तो आएगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पास्ट दिया हुआ है, तो सेकंड सेंटेंस भी हमारा पास्ट में ही बनेगा. सो देखते हैं 3 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें. सो बी इज करेक्ट आंसर. आई वॉज प्लेइंग वाइल यू वर स्लीपिंग. यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म है और यहाँ भी पास्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म आ जाएगी. देन 75. द टाइपराइटर डैश वर्किंग. सो जस्ट स्टॉप्ड वर्किंग, जस्ट स्टॉपिंग, had just stopped or is just stopping. So 75, the correct option will be C, has just stopped. So C is correct answer. Question number 76. I can't hear what you dash. So have said, are saying, said or will say. What will come here? सो 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, आर सेइंग. आई कैन नॉट हियर वाट यू आर सेइंग. सो क्वेश्चन नंबर 77. अब यहाँ देख लेते हैं क्या करना है. चूज द अप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द गिवन इडियम्स. सो अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है वीडियो की तो आप इसको थोड़ा कम करके भी देख सकते हैं. सो 77. टू पुट समबडी इन हिज प्रॉपर प्लेस. So to make him humble, to give him due respect, to honor him और to turn him out. तो ये इडियम जो दिया हुआ है इसका सही मीनिंग क्या होगा यहाँ पे. सो द करेक्ट आंसर इज ए, टू मेक हिम हम्बल. सो 77 का ए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा. 78. टू रैक वंस ब्रेन और ब्रेन्स. So A, to make great mental efforts. B, to work hard. C, to rake up old memory. And D, to ruminate. So 78, the correct answer is A, to make great mental efforts. 79. To go the whole hog. So A, to go through rubbish. B, to do something thoroughly. C, to go to the whole distance. And D, to accept an offer gleefully. So 79, the correct option is C, to go the whole distance. 80 question. A laughing stock. So A, a stock of laughter. B, a laughing matter. C, an object of ridicule. And D, a happy go lucky man. So question number 80, the correct answer will be C, an object of ridicule. क्वेश्चन नंबर यहाँ देख लेते हैं. चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम. सिनोनिम होता है पर्यायवाची शब्द और सेम वर्ड. सो टू मिड का जो सिनोनिम होगा ये हमें बताना है. सो ए, इनऑस्पिशियस, ओमिनस. बी, साइन और रेमनेंट. सी, फ्रंट और लीडिंग. एंड डी, टर्जिड और सोलन. सो क्वेश्चन नंबर 81, द करेक्ट आंसर इज डी, टर्जिड और सोलन. 82. अम्ब्रेज. अम्ब्रेज का बताना है हमें. सो आप चारों ऑप्शन अच्छे से देख लीजिए, मैं सीधे आपको आंसर ही बता देती हूँ. सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, डिसप्लीजर और रिसेंटमेंट. देन 83. अनकैम्प्ड. अनकैम्प्ड का हो जाएगा सी, अनटाइडी और नेग्लेक्टेड. देन 84. अर्बेन. सो अर्बेन का जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज सुवेव और रिफाइंड. 85. वर्डेंट. सो वर्डेंट का जो सिनोनिम है दैट इज ए, ग्रीन और अनराइप. ए इज करेक्ट आंसर. देन चूज एप्रोप्रिएट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. अब हमें वन वर्ड बताने हैं इसके लिए. फियर ऑफ कॉकरोचेस. सो कॉकरोचेस का जो फियर होता है उसको क्या बोलेंगे. सो कैटसेरिडोफोबिया,
B. hedonist, C. scolionophobia, and D. radiophobia. So 86, the correct answer is A. Catsaridaphobia. 87, fear of crowd. So क्राउड का जो फियर है उसको क्या बोलेंगे? गैनोफोबिया. देन बी ओक्लोफोबिया, सी डेंटोफोबिया, एंड डी नेपोटिज्म. सो 87, द करेक्ट आंसर इज बी ओक्लोफोबिया. 88, फियर ऑफ डार्कनेस. डार्कनेस का जो फियर है उसको क्या बोलेंगे? लाइक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया, लाइजोफोबिया और ऑर्थोफोबिया. सो क्वेश्चन नंबर 88, द करेक्ट ऑप्शन इज सी लेगोफोबिया. 89, गवर्नमेंट बाय अ सिंगल पर्सन. जो सिंगल पर्सन के द्वारा कोई गवर्नमेंट चलाई जाती है उसको बोलेंगे ऑटोक्रेसी, बी ट्राइलोजी, सी ब्यूरोक्रेसी, एंड डी ऑटोक्रेसी. सो 89, द करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑटोक्रेसी. सो यहाँ दो ऑप्शन सेम है तो ए या डी दोनों ही सेम हो गए यहाँ तो. देन क्वेश्चन नंबर 90, गवर्नमेंट बाय द गॉड्स. सो गॉड्स के द्वारा जो चलाई गई शासन होता है उसको क्या बोलेंगे? थियोक्रेसी, स्टोइसिज्म, ओलिगैर्ची, एंड डी प्लूटोक्रेसी. सो क्वेश्चन नंबर 90, द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए थियोक्रेसी. थियो का मीन्स यहाँ पे गॉड होता है एंड क्रेसी मीन्स शासन. देन चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग. अब हमें इसमें स्पेलिंग्स बतानी है तो अब यहाँ पे आपको चारों ऑप्शन अच्छे से देख लेने हैं. मैं आपको सीधे करेक्ट आंसर बताती हूँ. सो द करेक्ट स्पेलिंग इज हेयर ए हेवन, HAVEN. बी म्यूनसिपल. सो म्यूनसिपल का यहाँ पे बतानी है करेक्ट स्पेलिंग. सो बी इज करेक्ट आंसर हेयर, MUNICIPAL म्यूनसिपल. और इस तरह के क्वेश्चन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ एक ग्लैंस में आंसर देखना है और उसको साइड में उसकी स्पेलिंग अपने से लिख लेनी है और उस स्पेलिंग को हमें ऑप्शन से मैच करना है, क्योंकि चारों स्पेलिंग पढ़ने से हम अपनी सही स्पेलिंग्स भी भूल जाते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 93, इसमें देखते हैं कौन सी सही स्पेलिंग्स है. सो 93, सी इज करेक्ट आंसर. IRRECONCILABLE, irreconcilable. देन 94, इसकी जो सही आंसर होगा दैट इज डी, NARCISSUR, नार्सिसस. देन 95, ग्रामर. बहुत ईजी स्पेलिंग है. सो 95, द करेक्ट स्पेलिंग इज ए ग्रामर, GRAMMAR. सो आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पैसेज. सो इस पैसेज को आपको वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ लेना है. इसका मैं आपको आंसर बता दूंगी. एक बार रीड कर देती हूँ मैं. अगर आपको इसमें ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से पढ़ लीजिए. सो इट इज़ नो डाउट ट्रू that we cannot go through life without sorrow. There can be no sunshine without a shade. We must not complain that roses have thorns, but rather be grateful that thorns bear flowers. Our existence here is so complex that we much sorrow and suffering. Many people distress and torment themselves about the mystery of existence. But although a good man may at times be angry with the world, it is certain that no man who did his duty in it was ever discontented with the world. The world is like looking glass. If you smile, it smiles. If you frown, it frowns back. If you look at it through a red glass, it seems red. And if you threw a blue, all blue. If you threw a smoked one, all dull and dingy. Always try then to look at the bright side of the things. Almost everything in the world has a bright side. There are some persons whose smile, the sound of whose voice, whose very presence is like a ray of sunshine,
and brightens the world room. Greet everybody with a bright smile, kind words and pleasant welcome. It is not enough to love those who are near and dear to us. We must show that we do so. While, however, we should be grateful and enjoy to the full of innumerable blessings of life. We cannot expect to have no sorrows or anxieties. Life has been described as a comedy to those who think and a tragedy to those who feel. It is indeed tragedy at times and a comedy very often, but as rule it is what we choose to make it. तो इसमें बस सारा सेंस यही है, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम करना चाहते हैं, वही हमारे पास आसपास हमें ऐसा ही एटमॉस्फेयर मिल जाता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी टाइप ये कुछ सेंस दिया हुआ है इसमें। आई होप आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब देख लेते हैं इसके आंसर। क्वेश्चन नंबर 96, वाई शुड मैन बी ग्रेटफुल टू थॉर्न्स। सो थॉर्न्स के लिए मैन जो है मैन को ग्रेटफुल क्यों होना चाहिए, तो देख लेते हैं ऑप्शंस। ए, बिकॉज थॉर्न्स प्रिक द बॉडी। बी, बिकॉज थॉर्न्स बियर्स फ्लावर्स। सी, बिकॉज थॉर्न्स सिम्बोलाइज द वोज ऑफ लाइफ। एंड डी, बिकॉज देर इज नो फ्लावर्स without thorns, and E, none of these. So question number 96, the correct answer will be B, because thorns bears flowers. Then question number 97, the complexity of human existence is due mainly to one of the following. So A, joys and sorrows. B, distress caused by the mystery of existence. C, discontentment with the world. And D, haunting sense of despair and the failure of the life causes. So question number 97, the correct answer will be B, distress caused by the mystery of the of existence. Question number 98, the world is a looking glass because. So option A, it reflects the joy of life. B, it expresses the sufferings of life. C, it reflects the smiles and tears of the onlooker. And D, it shows the inner certitude of man. So question number 98, the correct answer will be C. It reflects the smiles and tears of the onlooker. Then question number 99, a man who looks at the dark side of life is. एक ऐसा इंसान जो जीवन के हमेशा डार्क साइड को देखता है, हमेशा निराशावादी रहता है. सो ऑप्शंस आर ए, एन ऑप्टिमिस्ट. बी, अ सैडिस्ट. सी, अ पेसिमिस्ट. एंड डी, a misogynist. So question number 99, the correct answer will be C, a pessimist, निराशावादी. और इसका जो ऑपोजिट है वो है ऑप्टिमिस्ट, आशावादी. Question number 100, life is a tragedy to those. Option A, who always keep on smiling. B, who laugh with the world. C, who weep when others weep. And D, who feel for others. So question number 100, the correct answer will be D, who feel for others. Then 101, the writer pleads for A, exuding warmth of love and fellow feeling. B, doing one's duty sincerely. C, conforming to the codes of conduct. And D, taking a second look at the panorama of life. So question number 101, the correct answer will be A, exuding warmth of life and fellow feeling. क्वेश्चन नंबर, सो देख लेते हैं यहाँ पे डायरेक्शंस. सो चूज द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन एक्सप्रेशंस.
तो फॉरेन एक्सप्रेशंस दी हुई है यहाँ पे हमें, और इनके हमें मीनिंग्स बताने हैं। सो फर्स्ट इज सोफर। सो इसका जो ऑप्शंस हैं, सो ए मैटाडोर, बी प्रोफेशनल ड्राइवर ऑफ मोटर कार, सी लॉन्ग ड्राइवर, एंड डी प्रोफेशनल बॉक्सर। सो 102, the correct answer is B, professional driver of motor car. Then 103, say Sarah, Sarah. So what will be? Will be. What is lost when love with heart, and none of these. So the correct answer is A, what will be? Will be. Then 104, cognito ergo sum. So options are a think, I think, therefore I exist, B I am, therefore I think, C I eat, therefore I live, and D I sleep, therefore I wake. So question number 104, the correct answer will be A, I think, therefore I exist. 105, सो कोमे सी कोमे का। सो अजीब से प्रोनाउंसिएशन है इनके, फॉरेन वर्ड्स हैं ये। सो ए एज, बी सो, सी सो देन, एंड डी सो बेटर। सो 105, द करेक्ट आंसर विल बी बी, सो। 116, connoisseur. So A, immature lover, B, a discerning judge, C, a close friend, and D, close relative. So the correct answer will be B, a discerning judge. 107, Jacob D. Idiot. So option A, sudden overthrow of a government, B, a sudden fall, C, a sudden jerk, and D, a sudden promotion. So 107, देखते हैं करेक्ट आंसर इसका। सो करेक्ट आंसर इज ए, सडन ओवरथ्रो ऑफ अ गवर्नमेंट। देन 108, डिबर्ट। सो इसका देखते हैं, फर्स्ट डे इन स्कूल, फर्स्ट मैरिज, फर्स्ट अपीयरेंस एज अ परफॉर्मर, एंड फर्स्ट फुटबॉल मैच यू सॉ। सो द करेक्ट आंसर इज सी, फर्स्ट अपीयरेंस एज परफॉर्मर। 109, the profundis. So A, out of the depths of sorrow, out of affection, out of hatred, and out of honor. So 109, the correct answer is A, out of the depths of sorrow. 110, leitmotif. So the main character, the main villain, A, recurring theme, and D, the subplot. So 110, the correct answer is C, a recurring theme. 111, यहाँ पे डायरेक्शंस देखने हमें। सो चूज द ऑप्शन दैट शोज द करेक्ट यूज ऑफ प्रोवर्ब। देखना है इसमें कौन सी प्रोवर्ब बिल्कुल करेक्ट है। सो ए, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, बी, ऑल वर्क एंड टू प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, सी, ऑल वर्क एंड मोर प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, and D, all work and none play makes Jack a dull boy. 111, the correct answer is A, all work and no play makes Jack a dull boy. 112, an apple a day keeps the doctor away, an apple a day keeps the doctor away, many apple a day keeps the doctor away, and D, an apple at noon keeps the doctor away. सो देखते हैं सही आंसर कौन सा है इसमें। सो द करेक्ट आंसर इज बी, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। 113, एन एम्प्टी वेसल साउंड्स वेरी मच, बी, एन एम्प्टी वेसल साउंड्स टू मच, सी, एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच, एंड डी, एन एम्प्टी वेसल साउंड्स वेरी मच। सो 113, C is correct option, an empty vessel sounds much. Then 114, an idle brain, empty mind is the brain's workshop, B, an idle brain, empty mind is the hell's workshop,
C. An idle brain, empty mind is the devil's workshop. And D. An idle brain, empty mind is the devil's workshop. So 114 देखते हैं correct answer. So the correct answer will be D. An idle brain, empty mind is the devil's workshop. 115 A. Barking dogs seldom bite. B. Barking dogs never bite. C. Barking dogs rarely bite. And D. Barking dogs rarely bite. So देख लेते हैं correct answer. So the correct answer is A. Barking dogs seldom bite. 116 अब यहाँ पे देखते हैं डायरेक्शंस क्या दी गई हैं. सो चूज द करेक्ट एडजेक्टिव फॉर द गिवन वर्ब. अब यहाँ पे जैसे बोस्ट दिया हुआ है तो बोस्ट इज अ वर्ब और हमें इसको एडजेक्टिव फॉर्म में लेना है. सो बोस्ट, सो ऑप्शन ए बोस्टफुल, बी बोस्टिंग, सी बोस्टेबल एंड डी बोस्टफुल. सो 116 द करेक्ट आंसर इज ए बोस्टफुल. और देख लो इसमें FUL सिंगल L इसमें आता है, डबल L नहीं आता. सो डोंट बी कंफ्यूज विद इट. जब हम बाद में फुल किसी वर्ड के बाद में फुल ऐड करते हैं तो डबल L के प्लेस पे हम सिंगल L यूज करते हैं. सो 117 सीज, तो सीजिंग, सीजफुल, सीजलेस एंड सीजफुल. सो 117 द करेक्ट आंसर विल बी सी सीजलेस. 118 इन्वेड, तो इन्वेड का देख लेते हैं. ए इन्वेंशन, बी इन्वेशन, सी इन्विटेशन एंड डी इन्विजन. सो द करेक्ट आंसर विल बी बी इन्वेशन. 119 मूव, तो मूवेबल, मूविंग, मूवमेंट एंड मूवफुल. सो इसमें कौन सा एडजेक्टिव है फाइंड आउट करना है हमें. सो द करेक्ट वर्ड इज मूवेबल. 120 नेसेसिएट, सो नेसेसरीफुल, बी नेसेसरी, सी नर्सरी एंड डी नर्सरीफुल. सो द करेक्ट आंसर विल बी बी necessary. Then directions, so choose the correct assertive sentence for the given interrogative sentences. तो यहाँ पे interrogative sentences दिए हुए हैं जिनको हमें assertive sentences में change करना है. Got it? So 121 question is what thou we happen to be late. So it does not matter much thou we happen to be late. B. It does not matter at all thou we happen to be late. C. It does not matter much thou we happen to be late. And D. It does not matter however we happen to be late. So 121 the correct answer will be A. It does not matter much we happen to be late. A is the correct answer. 122 why waste time I reading ट्रेस. सो आई थिंक यहाँ पे आई के प्लेस पे इन आना चाहिए. वाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रेस. सो ए इट इज एक्सट्रीमली अवॉइडिंग टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रेस. बी इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रेस. सी इट इज एक्सट्रीमली वाइज टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रेस. एंड डी इट इज नॉट फुलिश टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रेस. सो 122 देखते हैं इसका करेक्ट मीनिंग कौन सा जाएगा यहाँ पे. सो द करेक्ट आंसर इज बी इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रेस. क्वेश्चन नंबर 123 वर वी सेंड इन टू द वर्ल्ड सिंपली टू मेक मनी. सो ए वी वर नॉट सेंड इन टू द वर्ल्ड सिंपली टू स्पेंड मनी. बी we were not sent into the world simply to make money. C. We not sent into the world simply to make money. And D. We were not arrived into the world simply to make money. So देख लेते हैं इसमें correct answer. So 123 the correct answer will be C. C is the correct answer. Then 124 how can man die better than facing fearful odds. So man cannot die worse than facing fearful odds.
B. Men cannot live better than facing fearful odds. C. Men cannot sleep better than facing fearful odds. And D. Men cannot die better than facing fearful odds. So 124, the correct answer will be D. Men cannot die better than facing fearful odds. Question number 125. When can their glory fade? So, their glory can never fade. Their glory can ever fade. C. Their glory can never ever fade. And D. The glory can never live. So 125, the correct answer will be A. Their glory can never fade. तो जब हम इंटेरोगेटिव से एसर्टिव में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, अगर ऊपर नेगेटिव नहीं दिया हुआ है तो हम एसर्टिव में उसको नेगेटिव में ले लेते हैं, क्योंकि एसर्टिव में हम पॉजिटिव सेंटेंस भी ले सकते हैं और नेगेटिव भी। सो दोनों एसर्टिव की कैटेगरी में आते हैं। सो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं नई वीडियो बना सकूं। और आपके जो भी फीडबैक्स हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक